चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब नेशनल इनकम यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे और उसी के रिलेटेड में जो भी चीजें हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी, जीएनपी, ऐसी सब चीजें, राइट। तो ये जितने भी सिमिलर सिमिलर टर्म्स वगैरह सब कुछ है वो आप इस चैप्टर के अंदर सीखोगे। देखो इसका हम लोग क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर अपने को नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ना है, फिर डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट पढ़ने के, भाई डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, फिर ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट पढ़ना है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे होता है हमारा। देखो पहले आ जाता है नेशनल इनकम, ठीक है, फिर आ जाता है जीडीपी और जीएनपी। अब जीडीपी में ही ग्रॉस जीडीपी, नेट जीडीपी, इसमें भी ग्रॉस जीएनपी, नेट जीएनपी। ये जितना लग रहा है ना आपको थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट द फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइस जनरली मैं आपको बता दूं एज अ करंट प्राइस कि करंटली क्या है, और फैक्टर कॉस्ट हमारा थोड़ा बहुत आ जाता है एज अ बेस ईयर के प्राइसेस और ये सब चीजें थोड़ा बहुत आ जाता है इसके अंदर। मार्केट प्राइस तो समझ के चलना, मतलब करंट प्राइस क्या चल रहा हो ऐसे। फिर एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, फिर नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है, और जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स है इसके अंदर, लेकिन याद करने हैं। इसके अंदर फॉर्मूलाज आएगी, तो जो आपको याद करनी है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चैप्टर को अच्छे से, ठीक है। आपको अगर ये चीज आएगी तो ही आप सम कर सकोगे, अदरवाइज नहीं। ये चैप्टर समझना अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा एक एक चीज को बारीकी से। चलो देखो क्या है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। National income is the sum total of all the factor incomes. Can you tell me the factor incomes? Anyone? No. Factor incomes. Yes. Rent, interest, wages, profit. ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, इन जब को हम लोग जो सम अप करेंगे, इनका जो टोटल मिलेगा, तो उस टोटल को, वो भी कंट्री के अंदर रेसिडेंट्स कमा रहे हो, वो भी अकाउंटिंग ईयर, नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉट द एनआरआईज, राइट। नॉर्मल रेसिडेंट्स कमा रहे हो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जस्ट म्यूट पे रखना। सो ये जब हम लोग सम टोटल करते हैं, देखो क्या करना है, ये सबको क्या करना है, प्लस करना है। किस, ये नॉर्मल रेसिडेंट्स कंट्री के, और क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो इसको जब हम सम अप करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा नेशनल इनकम इक्वल्स टू, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country during a period of accounting year. This is the very basic definition of the national income, right? And this definition is as per the income method. ये income method के अकॉर्डिंग आता है, मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर इनकम्स लिया हुआ है, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या इंक्लूड है, फैक्टर इनकम्स, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, ये दो चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी। सो यहाँ पे डीपर जाएंगे अभी, फैक्टर इनकम्स कौन सी होती है और नॉर्मल रेसिडेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे, और फैक्टर इनकम्स कौन सी कहलाएगी, ठीक है। चलो सो आ जाते हैं थोड़ा डीप में। फैक्टर इनकम्स, सो फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स made by producing
sector or producing units or firms to the households that are the owners of the factors of production for the use of their factor services. जो भी households ने factor services provide की, उसके बदले में जो फर्म ने उनको पेमेंट की, वो पेमेंट पेमेंट किसके लिए है? प्रोड्यूसिंग यूनिट के लिए वो पेमेंट है, राइट? वो एक्सपेंडिचर है। लेकिन हाउस होल्ड्स के लिए वो क्या है? एज अ इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड के ऊपर रेंट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। सो एंटरप्रेन्योर, लेबर, इन सब के लिए क्या है? हाउस होल्ड्स के लिए क्या है? दैट आर द फैक्टर इनकम्स। ठीक है? So factor incomes or factor payments are broadly classified into as a compensation of employees received by households for rendering their services as employees of the producing units. Compensation मतलब यहाँ पे सीधी बात की है किसकी? सैलरी। एक शब्द की अगर मैं एक शब्द में बोलूं, सैलरी, जो कि फर्म पे करता है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आ जाती है रेंट। सो दैट इज ऑल्सो रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। सो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? हाउस होल्ड्स की जमीनें यूज कर रहा है, तो जमीन के ऊपर वो क्या देगा? रेंट देगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। फिर interest, so received by households for the use of their capital by producing units. So आप लोग कैलकुलेट करते हो ना, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो वो कैपिटल किसको, कहाँ, किसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? हाउस होल्ड्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिला जाता है, तो वो भी क्या हो गई? इनकम हो गई। प्रॉफिट, so profit received by households for the use of their entrepreneur skills by producing the units। और entrepreneur जिसने firm establish की, ठीक है, so that person वो क्या लेगा? प्रॉफिट। जो बचेगा, देखो रेंट उसने पे कर दिया, फिर वो क्या बोलते हैं अपने वेजेस दे दिए उसने, इंटरेस्ट दे दिया, और जो बचा दैट इज अ प्रॉफिट। बट entrepreneur is also the part of the households because every producer is the part of the society। मैं ये बार बार चीज बोलती आ रही थी आपको कि every individual is the part of the society whether it is a producer or a consumer। वो सोसाइटी, वो हाउस होल्ड्स का हिस्सा ही है, राइट? सो इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली दीज इनकम्स। अब इनको इनकम बोलोगे, जो इनकम हम बोल रहे हैं ना फैक्टर इनकम्स, वो हम लोग हाउस होल्ड की तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप फैक्टर पेमेंट्स वर्ड यूज करोगे, बात एक ही है, अमाउंट उतनी ही है, लेकिन अगर प्रोड्यूसर एंगल से बोलोगे तो उसको हम लोग फैक्टर पेमेंट्स बोलेंगे। अगर हाउस होल्ड के एंगल से बोलोगे तो उसको हम लोग फैक्टर इनकम्स बोलेंगे। अंडरस्टैंड? हाँ जी, जी जी जी। कहाँ से? मैं रिकॉर्ड आगे वाले पेज से। यहाँ पे चार चीजें ही बोली है जैश कि फैक्टर इनकम्स में कौन सी चीजें आती है? सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, जो कि कौन कौन रिसीव करता है? हाउस होल्ड्स रिसीव करते हैं। अगर हाउस होल्ड्स एंगल से बोलोगे तो उसको हम लोग फैक्टर इनकम्स बोलते हैं, और अगर प्रोड्यूसर एंगल से बोलोगे तो वो क्या हो जाएगी? फैक्टर पेमेंट्स हो जाएगी, राइट? क्योंकि फैक्टर पेमेंट मतलब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है ना। क्यों पेमेंट कर रहा है? क्योंकि उसने लैंड, उसने लेबर, उसने कैपिटल, उसने एंटरप्रेन्योर को यूज किया फर्म ने, राइट?
तो वो क्या करेगा, अगर प्रोड्यूसर एंगल से बोलना चाहोगे तो ये फैक्टर पेमेंट्स है, और अगर हाउस होल्ड एंगल से बोलना चाहोगे तो वो क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम्स। ठीक है, सो हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में यही 4 चीजों को एज अ फैक्टर इनकम्स मानते हैं। ओके, ठीक है, ओके। बाकी सब लोगों को समझ में आया यहाँ तक? आगे जाए हम लोग। जाओ जाओ। चलो, सो फिर क्या है? चलो नेक्स्ट क्या है? फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम्स। ट्रांसफर इनकम से अलग चीज है फैक्टर इनकम्स। इट मे बी नोटेड that factor incomes are different from transfer incomes. Transfer incomes are those incomes which are received by a person as a help, donation or charity. किसी की मदद कर ली आपने, किसी को दान पुण्य कर दिया, कोई चैरिटेबल कुछ चीज आपने की, उनको हम लोग ट्रांसफर इनकम्स बोलते हैं। दिमाग में क्लैरिटी लाना, ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट द फैक्टर इनकम्स, बिकॉज ट्रांसफर इनकम्स क्या होती है, या तो कुछ डोनेशन करना अपने इच्छा के अनुसार, उसके बदले में आपको कुछ मिले, हम नहीं बोल सकते ये चीज। आप अपने इच्छा के अनुसार ये चीज कर रहे हो, या आपकी फर्म को एज अ डोनेशन मिल रहा है, या कोई चैरिटी आपको देके जा रहा है, या कोई मदद कर रहा है आपकी, समझे? तो वो सब चीजें किस में आ जाती है, ट्रांसफर इनकम्स में आ जाती है। वेयर एज फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम्स विच आर रिसीव बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है इनकम, उनको हम लोग फैक्टर्स इनकम बोलते हैं। जैसे लैंड पे रेंट मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये इनकम्स को फैक्टर इनकम्स बोला जाता है, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं, और वो सर्विसेज के बदले में उनको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है। इन अदर वर्ड्स, व्हाइल फैक्टर इनकम इज द अर्नड इनकम, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और उसके मेहनत के बदले में उनको कुछ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, बट ट्रांसफर इनकम इज नॉट एन अनअर्न्ड इनकम। वो क्या है, अनअर्न्ड इनकम है, जो आपको कोई मदद कर दे रहा है या कोई डोनेट कर दे रहा है कुछ। ठीक है, so transfer incomes are not earned as a reward for rendering factor services, and therefore these transfer incomes are not included in the estimation of national income. ठीक है, everyone understand? So how the transfer incomes and the factor incomes are different from each other, and factor incomes are considered in the estimation of national income. Transfer incomes are not included in the estimation of नेशनल इनकम। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर। मैंने आपको बताया था नहीं, सर्कुलर फ्लो बता रही थी मैं, तो उस वक्त मैं बोल रही थी कि बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं बीच में, खाली ये इनकम्स नहीं होती है, दूसरे तरीकों की इनकम्स भी होती है। कुछ इनकम्स, जैसे मैंने वो कसिनो का भी एग्जाम्पल बताया था आपको, कि आप कुछ लॉटरी वॉटरी कुछ जीतते हो, या फिर कसिनो में आप कुछ जीते हो, उसको बोलते इनकम है, लेकिन वो अनअर्न्ड इनकम है, मेहनत नहीं की है हमने, समझ रहे हो, कोई सर्विसेज नहीं दिया हम लोगों ने। हाँ, वो सब चीजें भी, वो कैसे लॉटरी, ये वो सब चीजें मतलब बोलते अलग से, भले उसको इट्स अ पार्ट ऑफ द इनकम, बट दीज इनकम्स आर एक्चुअली नॉट कैलकुलेटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कौन सी? अच्छा, वो दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड, वो हो सकती है इंक्लूड, लेकिन वो फैक्टर इनकम्स में नहीं आएगी। जश, नहीं, ट्रांसफर इनकम भी नहीं है वो, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी हमको, देखो ये अलग चीज हो जाती है एक्चुअली, दे आर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में खाली वो इनकम्स को लेते हैं
जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन करने में हम लोगों को मदद रूप होती है और उसके ऊपर हम लोगों को जो पेमेंट करनी होती है, वैसी इनकम्स को खाली कंसीडर किया जाता है। ठीक है? एज़ अ उसमें। हाँ, साहिल, बोलो। तो मैं मना नहीं कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। बट देयर आर वेरियस डिफरेंट मेथड्स और हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम में मतलब प्रोडक्शन दिमाग में होता है हमारा कि अपने को प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जा रहे हैं उसके बदले में जो उनको उनके सर्विसेज के बदले में जो इनकम दी जा रही है। तो मैंने आपको नहीं बताया कि हम लोग इनकम दो जरियों से भी कलेक्ट कर सकते हैं। दो जरियों जैसे बिजनेस वो ऐसे भी बहुत सारे बंदे होते हैं जिनका फाइनेंशियल एक साइड बिजनेस चल रहा होता है कि भाई फाइनेंशियल ये वीसियां चलाना करना ये सब चीजें करना वो एक साइड बिजनेस चल रहा होता है और उनका मेन काम अलग होता है। समझे? तो हम लोग उसको कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। डबल काउंटिंग वाली चीजें मैंने आपको बताई थी कि काफी बार इनकम्स भी डबल डबल कैलकुलेटेड हो जाती है और कोई चीजों को तो हम लोग कैलकुलेट भी नहीं करते। ऐसा होता ही है, कॉम्प्लिकेशंस तो है ही बहुत सारे। मैं तो स्टार्टिंग से ही आपको बोल के चली थी कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में बहुत सारे लिमिटेशंस आएंगे। मेरी आवाज कट रही है? यहाँ पे तो बिल्कुल सही है वाईफाई एकदम। जयेश मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर, डोंट वरी। मेरा रिकॉर्डिंग ऑन ही है। ठीक है, मैं ये नेशनल इनकम के चैप्टर्स मैं इस वजह से रिकॉर्ड कर ही रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसको रिवाइजिंग करना ये सब चीजें। ग्रुप में जो भेजा है, ग्रुप में जो भेजती हूँ। हाँ, तो अपलोड कर देती हूँ ना अनलिस्टेड में, पब्लिकली नहीं करती हूँ, अनलिस्टेड में कर देती हूँ। आप लोगों को लिंक भेज देती हूँ, आप देख सकते हो। हम्म। लेकिन आपको मेरे चैनल पे नहीं दिखेंगे साहिल। वो मैं तो ये वाला सेकंड चैप्टर मैंने तो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। पहले के मैंने वीडियोस नहीं किए रिकॉर्ड। नहीं, ये अभी नेशनल इनकम जैसे हमारा स्टार्ट हुआ ना वो सर्कुलर फ्लो लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने किया वो पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने, पूरा चैप्टर। और अभी ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर भी मैं रिकॉर्ड करूंगी ही पूरे के पूरे। और वो भी मैं पब्लिकली नहीं डालती हूँ कि सबको दिखे। मैं जिसके साथ लिंक शेयर करूंगी ना उसी को वो वीडियो दिखेगी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करती हूँ लिंक ग्रुप के अंदर। हाँ। वो यूट्यूब की लिंक्स ग्रुप में मैं जो भी मैं आप कर देती हूँ आपके जो रिलेटेड होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है। आपको आपके सेकंड से एग्जाम है, सेकंड नवंबर। हाँ साहिल, सेकंड नवंबर। सबकी छुट्टियां चल रही है, दिवाली आज से। मैंने तो तो कितने मार्क्स की एग्जाम है? अरे पर हाँ सीबीएसई आप लोगों का, गुजरात बोर्ड वालों ने तो 29 to 18 दिवाली वैकेशन भाई। 29 अक्टूबर से 18 नवंबर तक नो ऑनलाइन लेक्चर्स, पूरी दिवाली वैकेशन। हाँ ये गुजरात बोर्ड वालों का बोल तो रही हूँ।
आपके मार्च में एग्ज़ाम्स है ना, तो क्या करें? करना पड़ेगा। अगर नहीं, मार्च अभी तक तो डेट्स नहीं आई, अभी तक तो फाइनल ऐसा ही है, मार्च में ही एग्ज़ाम्स होंगे आपके, जो बोर्ड। यार आपके एग्ज़ाम्स में एक तो 10-10 दिन छुट्टियाँ देते हैं एक-एक पेपर में, मोटिवेशन ही चला जाए बेचारे बच्चों का। पूरा कोर्स रिवाइज़ करके फिर से पूरा कर दें, इतना तो टाइम होता है। 10-10 दिन, 15-15 दिन एक-एक पेपर में। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं वीडियो देख ली मैंने आप लोगों की, वो बोल रहे थे 50% कोर्स रिडक्शन का, लेकिन जो 30% हुआ है ना, बस और ज़्यादा नहीं होगा इससे। हाँ, तो ऐसा ही है ना। अभी जो सैंपल पेपर आएगा ना, सैंपल पेपर आया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर निकलेगा आपका। और उसमें तो ये कोविड-19 के भी क्वेश्चंस वगैरह दिए इकोनॉमिक्स में भाई, सैंपल पेपर जो आपका निकाला हुआ है। तो थोड़ा बहुत आपको जनरल अवेयरनेस पे भी आना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के अंदर तो। क्योंकि जनरल अवेयरनेस के काफ़ी क्वेश्चंस है उसके अंदर, कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ रहा है या क्या, ऐसा सब बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है? चलो, फैक्टर इनकम्स और ये ट्रांसफर इनकम्स हमारा हुआ, फिर आ जाते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है? हू आर नॉर्मल रेसिडेंट्स? सो नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जो हमारे कंट्री में रहता हो, जिसको सिटीजनशिप हो। सो द नॉर्मल रेसिडेंट इज said to be one who ordinarily resides in our country, whose center of economic interest lies in that country। भाई मैं इधर ही रहने वाला हूँ और मैं इधर ही जीवन अपना व्यतीत करूंगा पूरा। Here note these observation carefully. A person residing in a country for the period of 1 year or more is taken as ordinarily residing in that country। भाई 1 साल से ज़्यादा आप रहते आते हो इंडिया में, so you are the ordinarily residing and this person may or may not be the citizen of that country। भाई 1 साल से ज़्यादा रह लेते हो, तो आप कहलाओगे भाई इधर नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट में कहलाओगे भाई, आपकी इनकम वगैरह देखी जाएगी। अब चाहे आप सिटीजन हो या नहीं सिटीजन हो इंडिया के, बट 1 साल से ज़्यादा रह लिया आपने, वो पर्सन आ जाएगा भाई यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट में। फिर अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब मेरे को यहीं से पैसे कमाने हैं, मैं यहीं पे सर्विसेज वगैरह दे रहा हूँ। इन अ कंट्री वेयर ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक सच अ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड द इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। ठीक है? सो एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं यहाँ पे। फोकस जोन्स, फोकस जोन, फोकस जोन कहाँ गया? इधर का, अच्छा ये रहा, हाँ फोकस जोन ये रहा। नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। सो इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। हाँ, फॉरेन एम्बेसीज मतलब फॉरेन कोई कंपनी वगैरह में काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में, जैसे पेप्सिको कंपनी है, कोल क्या बोलते हैं अपने, कोलगेट है, कोका कोला है, नेस्ले है, इतनी सारी फॉरेन कंपनीज है, उसमें काम करते हो तो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स ही कहलाओगे। ठीक है? फिर फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, वो नॉन रेसिडेंट्स है। भाई फॉरेनर्स है एक तो पहली बात, वो इंडियन कोई कंपनी में काम कर रहे हो जो लोकेटेड हो कनाडा में या जापान में या कहीं पे कुछ भी, तो वो तो सीधी सी बात है नॉन रेसिडेंट ही कहलाएगा ना भाई, एनआरआई कहलाएगा भाई। इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। सो इंडियंस एम्प्लॉयड जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में, जो भी इंडियंस, वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। फिर लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। सो जो भी लोकल पीपल है और इंटरनेशनल आईएमएफ की ऑफिस यहाँ पे जो है, उस पे जो काम कर रहे हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स ही कहलाएंगे। फिर एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का एम्बेसडर हो, ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। बोला जाता है इंडिया का एम्बेसडर, बट ऐसे पता पूरे वर्ल्ड में ही है इसके लिए। और फिर बोल रहे हैं फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर अदर देन
दोज फॉर द स्टडीज और द मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब स्टडी एजुकेशन और ये छोड़ के जो भी फॉरेन सिटीजन अगर 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहता है, कितनी जल्दी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाया जाता है। नहीं, बाकी देशों में तो 3 साल 5 साल लग जाते हैं सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड मिलने के लिए। हमारे इंडिया में तो देखो कितना जल्दी मिल जाता है। अभी फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इंडिया है, इंडिया लोकेटेड में, लेकिन फॉरेनर्स काम कर रहे तो एनआरआई है वो भाई। फिर जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ आईएमएफ लोकेटेड इन इंडिया। अभी जो हमारे यहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में आईएमएफ, उसमें कोई जर्मन काम कर रहा है, वो एज अ डायरेक्टर है भाई, तो वो भी एनआरआई है भाई। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर इन इंडिया, इंडिया में एम्बेसडर है, कहीं बाहर से आया हुआ ऐसे। और ये एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया का, लेकिन बाहर कहीं पे काम कर रहा हो ऐसे। फिर है फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। हाँ, एक कम मतलब 1 साल से भी कम काम कर रहे हो, 3 महीने 4 महीने 6 महीने कुछ टेक्निकली काम कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एनआरआईज। ठीक है। सो नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है उन्हीं की इनकम यहाँ पे इंक्लूड होगी। इट डज नॉट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट्स इवन व्हेन दे हैपन टू बी द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब भले ही वो सिटीजन्स फिर क्यों नहीं हो जाए, हो चांसेस है कि भाई हो सकते हैं, बट वो एनआरआईज कहलाएंगे, कुछ भी बोलो। ठीक है। सो काट साट के नॉर्मल रेसिडेंट आएगा भाई हमारा यहाँ पे। अभी कंसेप्ट आ जाता है डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। देखो अब मैं ना आपको बहुत बेसिक सा समझा रही हूँ, सो ये हमारा मैं दिमाग में पहले क्लैरिफिकेशन ला ले रही हूँ। जीडीपी और जीएनपी, देखो नाम से समझना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ये ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम ऐसा हम लोग भी बोल सकते हैं। मतलब कैसे बोलते हैं अपने, GDI होगा आई थिंक, डोमेस्टिक इनकम होगी ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं वर्ड का मतलब बता रही हूँ यहाँ पे। डोमेस्टिक, अगर वर्ड डोमेस्टिक है मतलब जो भी लोग होने चाहिए नॉर्मल रेसिडेंट्स, उनकी जो इनकम होनी चाहिए वो विद इन द कंट्री होनी चाहिए, समझे, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। और नेशनल में क्या होता है, होना इंडिया का ही होना चाहिए, होना इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, लेकिन कहीं बाहर भी काम कर सकता है और उसको कहीं से इनकम जनरेट हो रही हो, तो भी वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी यहाँ पे। तो डोमेस्टिक मतलब विद इन, डोमेस्टिक वर्ड से याद रखना, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। और नेशनल मतलब हम बोलते हैं ना वी आर इंडियन, नेशनलिटी क्या है आपकी, सो हम इंडियन है। सो कहीं और कंपनी में भी काम कर रहे हो या बाहर की कोई कंपनी में काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वहां से आपको कुछ इनकम वगैरह आ रही है या क्या, या 3 महीने दुबई रह रहे हो 3 महीने कहीं और रह रहे हो, वहां से कुछ आपको इनकम जनरेट हो रही है, सो दैट कैन बी कॉल्ड ऑल्सो कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम। मतलब भले आउटसाइड बाउंड्रीज हो, लेकिन होना इंडियन सिटीजन चाहिए। ठीक है, नेशनल में ध्यान रखना ये चीज। ठीक है। अभी है ना, ये दोनों कंसेप्ट है ना, मैं बोल रही थी हम कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है, हम ये दोनों टॉपिक्स कल करेंगे अच्छे से। देखो इसमें लिखा हुआ ही है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और नेशनल में देखो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड, आ गया ना। इंडिया भले डोमेस्टिक में हो या बाहर हो चलेगा, लेकिन इंडियन सिटीजन नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, और यहाँ पे तो विद इन द बाउंड्रीज ही होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम में। ये ही फर्क है खाली डोमेस्टिक और नेशनल में। डोमेस्टिक मतलब विद इन द बाउंड्रीज, और नेशनल मतलब इंडियन होना चाहिए। अभी वो यहाँ से इनकम कमाए इंडिया से या बाहर से इनकम कमाए, भाई रिलायंस वाले को बाहर से इनकम आती है, कोई बात नहीं, वो नेशनल इनकम में इसमें कैलकुलेट होगी। ठीक है।
और उसको जो विद इन बाउंड्रीज होती है वो यहाँ पे कैलकुलेट होती है डोमेस्टिक में। यहाँ पे तो दोनों ही हो सकता है, नेशनल में विद इन हो या आउटसाइड हो, इनकम आप कहीं से भी कमा रहे हो कुछ भी, उसको नेशनल बोलते हैं हम लोग। और डोमेस्टिक मतलब सिर्फ और सिर्फ विद इन, आउटसाइड वाली नहीं कुछ भी। आउटसाइड से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा हो, कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, रेंट मिल रहा हो, नॉट कैलकुलेटेड इन दिस डोमेस्टिक इनकम भाई। ठीक है।